हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। ठीक है। सो हम बात कर रहे थे साइंटिफिक नोटेशन को रिप्रेजेंट करने की। और साइंटिफिक नोटेशन को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड या तरीका मैंने बताया, इट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर n, जिसमें ए का मतलब होता है कोई भी नंबर। बट नंबर भी जो है वो कोई भी रैंडम नंबर नहीं हो सकता, बट दिस ए शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, बट लेस देन एंड नॉट इक्वल टू 10। यहाँ जो भी नंबर होगा ए की जगह वो हमेशा 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा, और 10 के बराबर नहीं होगा बट 10 से छोटा होगा। और साथ साथ अगर इस n के बारे में देखें, सो n इज इंटीजर। n जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, जिसमें n जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, जिसमें हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर्स। पर इंटीजर का क्या मतलब इंटीजर है? में बता रहा हूँ, इंटीजर का मतलब होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर। पॉजिटिव या नेगेटिव होल नंबर होगा, जिसका मतलब है कि n की जगह वैल्यू पॉइंट्स के अंदर नहीं हो सकती। आवाज अटक रही है बहुत। क्लियर है ये? तो डेफिनेशन क्लियर है साइंटिफिक नोटेशन की? a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर n, वेयर a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 और लेस देन 10। और n का हमने कहा कि n इज द पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है ये बात? इंटीजर के अंदर कोई भी नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा? कोई भी नंबर आ सकता है, बट डेसिमल में या फ्रैक्शन के अंदर नहीं होगा। n हमेशा +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर हो, बट डेसिमल के अंदर ना हो और फ्रैक्शन के अंदर ना हो। एंड ए हो सकता है मतलब डेसिमल में? ए जो है वो डेसिमल में हो सकता है। ए की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक हो सकती है, बट 10 शामिल नहीं होगा। क्लियर है ये? यस। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर को रिप्रेजेंट किया है 84.3 रेज टू द पावर 3। तो ये जो एक्सप्रेशन है, अगर इस एक्सप्रेशन को हम अपने इस स्टैंडर्ड वाले के साथ कंपेयर करें, तो हमारे पास एक नंबर आ रहा है, देन मल्टीप्लाई बाय 10 है, और देन हमारे पास 10 रेज टू द पावर है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो n की जगह हमारे पास इंटीजर आ रहा है, बिल्कुल सही है, 3 इज इंटीजर। और 10 से पहले जो नंबर है जिसको हमने a कहा था, तो ये जो नंबर है वो 1 से बड़ा और 10 से छोटा नहीं है। ये जो नंबर है वो 10 से भी बड़ा आ रहा है। इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन, ये जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन या अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नोटेशन सही नहीं है। अगर इस नंबर को हमें अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नोटेशन की डेफिनेशन के मुताबिक लाना है, तो इस 84.3 की जगह हमारे पास नंबर होना चाहिए 8.43। तो ये नंबर आना चाहिए हमारे पास, ताकि हम इस नंबर को, एक्सप्रेशन को साइंटिफिक फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकें। सो कोई भी नंबर जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो या साइंटिफिक नोटेशन में ना हो, तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं। डेसिमल को शिफ्ट करने का तरीका ये है कि डेसिमल या तो हमारे उस डिजिट्स के राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, या हमारा जो डेसिमल है वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इन दो जगहों पे या इन दो तरीकों से जो है वो हम डेसिमल को शिफ्ट कर सकते हैं, या तो राइट की तरफ या तो लेफ्ट की तरफ। अगर हम डेसिमल को अपने नंबर के राइट डिजिट्स की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो हमारी जो पावर होती है 10 की, उसमें से 1 माइनस हो जाता है। इसी तरह अगर डेसिमल को हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं, तो हमारी जो 10 की पावर है उसके अंदर
+1 हो जाता है। अगर हम 2 डिजिट राइट को मूव कर रहे हैं तो हमारी पावर में 2 बार -1 होगा। अगर हम 2 बार लेफ्ट साइड पे डेसिमल को मूव कर रहे हैं तो हमारी जो पावर है उसके अंदर जो है वो +1 हो जाएगा। उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को ले लेते हैं 84.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। अगर हमें इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है तो इस डेसिमल को हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। तो डेसिमल, ये डेफिनेशन या कन्वर्ट करने का आसान तरीका याद रखना कि डेसिमल शुड लाई आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। हमारा जो डेसिमल है वो हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। तो अगर हम 8, 4 और 3 के अंदर देखें तो पहला जो नॉन जीरो डिजिट है इट इज इक्वल टू 8। तो हमारा जो डेसिमल है वो 8 के बाद आना चाहिए। तो हम अपने डेसिमल को शिफ्ट कर देते हैं इस तरह से 8.43 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। और अगर हम डेसिमल देखें तो हमने अपने डेसिमल को लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया है, तो हमारा जो आंसर है या जो पावर है उसके अंदर हम +1 कर देंगे तो इसकी पावर +1 हो जाएगी। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 8.43 रेज़ टू द पावर 4। तो अब ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो एग्जैक्टली साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आ गया है। ये जो नंबर है 1 से बड़ा है बट 10 से छोटा है, और 10 की जो पावर है वो हमारे पास इंटीजर में आ रही है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लें 0.00358 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -11। ये हमारे पास एक नंबर मौजूद है। अब इस नंबर को हम अपनी डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो ये जो नंबर है हमारा वो 1 से छोटा है। 0.00 समथिंग का मतलब होता है कि नंबर हमारा 1 से छोटा है। तो जब 1 से छोटा नंबर है तो जो डेसिमल है, जैसे मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिखा कि साइंटिफिक नोटेशन में जो डेसिमल है वो हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये डेसिमल हमारा आना चाहिए 3 के बाद और 5 से पहले। तो मैं इस डेसिमल को वहां लेके चला जाता हूं तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा 3.58 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -11। अगर हम डिजिट्स को काउंट करें तो हमने कितने डिजिट जंप किया है टुवर्ड राइट साइड। सो दिस इज फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट एंड थर्ड डिजिट। हमने 3 डिजिट जो है वो राइट साइड की तरफ जंप किया है, और राइट साइड पे जाते हुए हम पावर के अंदर हमेशा -1 करते हैं। अब 3 डिजिट शिफ्ट किए तो उसका मतलब है पावर के अंदर में 3 टाइम्स जो है वो 1 को माइनस करूंगा। तो मैंने 3 माइनस कर दिया तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 3.58 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -14। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। अच्छा, देन फाइनली हमारे पास जो है वो यूनिट्स को इंडिकेट करने के लिए कुछ रूल्स लिखे हुए पेज नंबर 5 पे, बस इसको आज की क्लास के अंदर कवर कर लेते हैं। यूनिट्स को इंडिकेट करना कि हम जब भी किसी क्वांटिटी के साथ जब हम यूनिट लिखते हैं तो यूनिट लिखते हुए हम कुछ खास बातों का हमें जो है वो ख्याल रखना है, जिसमें हमारा जो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि हम हमेशा जब भी किसी यूनिट को कंप्लीट लिखते हैं स्पेलिंग के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल हम न्यूटन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, जबकि न्यूटन को हम पूरा स्पेलिंग के साथ भी लिख सकते हैं ऐसे। फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन, तो ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 5n भी लिख सकते हैं। तो रूल ये है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मेजरमेंट्स, रूल हमारा ये कि जब हम किसी साइंटिस्ट के नाम से कंप्लीट रूल लिख रहे होंगे, मतलब पूरा यूनिट लिख रहे होंगे स्पेलिंग के साथ, तो हम कैपिटल लेटर यूज नहीं करेंगे, हम हमेशा जो है वो स्मॉल लेटर यूज करेंगे न्यूटन के लिए। जिस तरह से हमें पता है कि न्यूटन जो है एक प्रॉपर नाउन है जिसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होता है, बट यूनिट जब हम लिख रहे होंगे ये जो एन है हमारा, इसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में नहीं आएगा, वो स्मॉल के अंदर ही आएगा। बिल्कुल इसी तरह से फॉर एग्जांपल 10 जूल्स,
तो ये जो 10 जूल्स लिखने का तरीका है गलत है, बिकॉज जब मैं जूल्स पूरा स्पेलिंग के साथ लिख रहा हूं तो मैं उसको स्मॉल लेटर के साथ लिखूंगा, कैपिटल लेटर्स के साथ नहीं लिखूंगा। इसी तरह से एक यूनिट होता है वॉट्स, तो वॉट्स की भी अगर मैं कंप्लीट स्पेलिंग लिख रहा हूं तो मैं कैपिटल लेटर से नहीं लिखूंगा बल्कि स्मॉल लेटर से लिखूंगा। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है, फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बिगिन with a capital letter even if name after a scientist। किसी साइंटिस्ट के नाम से भी अगर यूनिट होगा तो पूरा स्पेलिंग के साथ लिखते हुए हम जो है वो उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेकंड रूल की तरफ। अगर हम जो है वो सिंबल में पूरा नाम नहीं लिख रहे, हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो उस यूनिट का सिंबल लिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट का सिंबल न्यूटन का अगर मैं सिंबल लिख रहा हूं तो मैं कैपिटल एन से लिखूंगा, स्मॉल एन से नहीं लिखूंगा। पूरी स्पेलिंग आ रही है तो स्मॉल एन से आएगा, अगर हम सिर्फ सिंबल लिख रहे हैं न्यूटन का तो हम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एन लिखेंगे, क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है। सिमिलरली जूल्स के लिए हम कैपिटल जे बिकॉज साइंटिस्ट का नाम है, और वॉट्स के लिए जब हम कैपिटल डब्ल्यू, और इसी तरह से वोल्ट एक यूनिट होता है वोल्टेज का, तो वोल्ट के लिए बिकॉज साइंटिस्ट का नाम है तो हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। स्पेलिंग लिख रहे होंगे तो हम स्मॉल, सारे लेटर जो है वो हमारे स्मॉल होंगे, कैपिटल लेटर नहीं होगा। सो ये हमारे पास जो है वो दूसरा रूल है। अगर साइंटिस्ट के नाम से यूनिट आ रहा है और उस यूनिट को हम सिंबॉलिकली लिख रहे हैं तो वी विल यूज कैपिटल लेटर। अगर फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट का नाम नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मीटर, मीटर एक यूनिट है बट साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो इसको हम कैपिटल लेटर से नहीं लिखेंगे। इसको अगर हम पूरा लिख रहे हैं तो भी स्मॉल लेटर से लिखेंगे, METER, और अगर सिंबल लिख रहे हैं तो भी स्मॉल लेटर से ही लिखेंगे। ये जो दो रूल्स मैंने बताए, ये दो वो रूल्स हैं जो कि साइंटिस्ट के नाम से यूज हो रहे हैं। दोनों रूल्स क्लियर है ये? यस सर। अच्छा, देन हमारे पास जो है वो थर्ड रूल है। थर्ड रूल ये कह रहा है द प्रीफिक्स शुड बी रिटर्न बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस। तो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं यूनिट्स के साथ। अब प्रीफिक्सेस के अंदर बहुत सारे प्रीफिक्स होते हैं, जैसे सेंटी है, या फिर मिली है, ये भी एक प्रीफिक्स है। इसी तरह से माइक्रो है, तो ये भी एक प्रीफिक्स है। तो जब भी हम किसी यूनिट के साथ प्रीफिक्स का यूज कर रहे होंगे तो प्रीफिक्स हमेशा उस यूनिट से पहले आएगा और विदाउट स्पेस आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम सेंटीमीटर लिख रहे हैं तो सेंटी अलग और फिर स्पेस देके मीटर लिखेंगे, तो ये तरीका जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करने का गलत है। हम हमेशा जो है वो विदाउट स्पेस इस तरह से सेंटीमीटर को लिखेंगे। इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक यूनिट होता है किलोग्राम, तो किलो जो है वो एक प्रीफिक्स है और ग्राम जो है वो यूनिट है। तो के और जी को हम इस तरह अलग अलग करके नहीं लिखेंगे, के और जी हमेशा यहाँ एक साथ विदाउट स्पेस आएंगे। ये था तीसरा रूल। क्लियर है ये? यस सर। अच्छा, इसी तरह से इसी रूल के अंदर ये बात याद रखना कि प्रीफिक्सेस के अंदर जो है वो कोई रिपीटेशन नहीं होती। नो रिपीटेशन इन द प्रीफिक्सेस, मतलब एक यूनिट के साथ एक ही प्रीफिक्स आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखूं सेंटी मिली मीटर, तो ये जो एक यूनिट है इसका कोई सेंस नहीं बनता, या तो सेंटीमीटर होता है या मिलीमीटर होता है। एक यूनिट के अंदर दो प्रीफिक्स नहीं आ सकते, एक यूनिट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रीफिक्स आएगा। इसको हमने इसी रूल के अंदर शामिल कर लिया। देन फोर्थ रूल हमारे पास है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट इज रिटन विद ईच वन स्पेस अपार्ट। अगर हमारे पास किसी यूनिट के अंदर जैसे ड्राइव क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी के अंदर दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज होती हैं, तो उसको लिखते हुए हम दोनों यूनिट्स को जो है वो अलग अलग स्पेस के साथ लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टॉर्क, टॉर्क का जो यूनिट है वो होता है न्यूटन मीटर।
कहाँ जा रहे हैं? Okay, hello. Yes, sir. अच्छा, तो हम जो है वो नेक्स्ट रूल की बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा यूनिट्स आ रहे हों तो उसके अंदर हम जो है वो एक स्पेस अपार्ट उन दोनों यूनिट्स के सिंबल को लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टॉर्क का जो यूनिट है वो इक्वल होता है न्यूटन मीटर के, तो हम टॉर्क के यूनिट को लिखते हुए न्यूटन, देन स्पेस और फिर जो है वो मीटर लिखते हैं। इसी तरह से एक और क्वांटिटी होती है मोमेंटम। मोमेंटम का यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड्स, और न्यूटन सेकेंड को जब हम सिंबॉलिकली लिखेंगे तो उसको हम न्यूटन स्पेस देके देन सेकेंड लिखेंगे। क्लियर है ये रूल? Yes, sir. ठीक है। सो नेक्स्ट रूल वही कंपाउंड प्रीफिक्सेस का है कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। जिस तरह मैंने बताया कि प्रीफिक्सेस के अंदर जिस तरह दो प्रीफिक्स एक साथ यूज नहीं हो सकते, इसी तरह से जो है वो रिपीटेशन भी जो है वो प्रीफिक्सेस की नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास फाइनली है कि फॉर एग्जांपल कुछ यूनिट्स के अंदर जो हमारे पास पावर होती है, जैसे मोस्टली जो है वो हमारे पास एरिया के यूनिट में या फिर वॉल्यूम के यूनिट के अंदर जो है वो पावर आ रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर ये जो स्क्वायर लगा हुआ है, इस स्क्वायर का मतलब है कि ये स्क्वायर सिर्फ मीटर के ऊपर नहीं है, लिखा जाता है सिर्फ मीटर के ऊपर, बट एक्चुअली इसका मतलब होता है सेंटीमीटर के ऊपर होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है वो सेंटी और मीटर दोनों के ऊपर है। इसी तरह फॉर एग्जांपल न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसका भी मतलब है कि ये न्यूटन और मीटर इन दोनों के ऊपर ये स्क्वायर मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह से फॉर एग्जांपल वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब। सो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर भी मतलब ये है कि जो पावर लगी हुई है 3, ये सिर्फ मीटर पर नहीं है बट ये सेंटीमीटर और इसके ऊपर होल क्यूब, इस पूरे सेंटी और मीटर पूरे यूनिट के ऊपर जो है वो ये पावर मौजूद है। इसी तरह से फिर हमारा जो लास्ट रूल है जिसमें कहा है कि मेजरमेंट इन द प्रैक्टिकल वर्क शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो प्रैक्टिकल वर्क के अंदर हम ज्यादातर जो है वो सीजीएस सिस्टम को यूज करते हैं, मतलब लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड्स के अंदर जब यूज करते हैं तो वो सिस्टम जो है वो सीजीएस सिस्टम या सीजीएस यूनिट्स कहलाते हैं। सो जब हम अपना प्रैक्टिकल वर्क या कोई मेजरमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस मेजरमेंट को हमेशा हम
SI सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। हमारा जो SI सिस्टम होता है, सिस्टम इंटरनेशनल, हम तमाम मेजरमेंट्स को, तमाम क्वांटिटीज को और फाइनली हम अपने आंसर को जो है वो SI सिस्टम के अंदर मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो है वो मीटर रूलर यूज कर रहे हैं और मीटर रूलर को यूज करके हमारा आंसर आता है सेंटीमीटर के अंदर, अगर हम स्क्रू गॉज को यूज कर रहे हैं इसकी मेजरमेंट के अंदर, तो स्क्रू गॉज के अंदर हमारा आंसर आता है मिलीमीटर्स के अंदर। तो जब हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे मेजरमेंट तो हमने सेंटीमीटर और मिलीमीटर के अंदर ही कैलकुलेट की, बट जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे या कैलकुलेशन में यूज कर रहे होंगे या फाइनल आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो हमारा आंसर जो है वो हमेशा SI सिस्टम के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब मीटर रूलर की रीडिंग को भी हम मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे और स्क्रू गॉज की जो हमारी रीडिंग है मिलीमीटर्स के अंदर, उसको भी हम कैलकुलेशन में या फाइनल रिजल्ट के अंदर मीटर्स के अंदर शो करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? और CGS सिस्टम का फिर हम क्या करेंगे? अच्छा, जब हम लैब, एक सिस्टम है जिस तरह से हमारे पास एक सिस्टम होता है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम का मतलब है M मास, सॉरी मास नहीं, M जो है वो मीटर, K जो है वो किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड। अगर हम जो है वो लेंथ को मीटर के अंदर के और मास को किलोग्राम के अंदर और टाइम को सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो वो सिस्टम जो है वो MKS सिस्टम कहलाता है। ये कुछ मेजरमेंट के सिस्टम्स होते हैं, मेजरमेंट के सिस्टम जैसे MKS सिस्टम है, और इसी MKS सिस्टम को हम SI सिस्टम भी कहते हैं। इसी तरह से एक और सिस्टम होता है CGS सिस्टम, जिसमें C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम और S का मतलब होता है सेकेंड। तो लैब के अंदर हम ज्यादातर CGS सिस्टम के अंदर जो है वो अपनी रीडिंग या मेजरमेंट को लेते हैं, जबकि रूल ये कह रहा है मेजरमेंट का या यूनिट्स का कि हम चाहे किसी भी सिस्टम के अंदर मेजरमेंट्स लें, वो डिपेंड करता है उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे। बट जब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, जब हम उसको कैलकुलेशन के अंदर यूज करेंगे, या फिर अगर हम जो है वो रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो हम हमेशा जो है वो SI सिस्टम को प्रिफर करेंगे। क्लियर है ये? हम लोग जो रिकॉर्ड करते हैं रीडिंग्स वो हम लोग CGS में करते हैं, फिर हम उसको SI में कन्वर्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, हम रिकॉर्ड जो करते हैं वो CGS के अंदर करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम मीटर रूलर यूज कर रहे हैं, तो मीटर रूलर की रीडिंग सेंटीमीटर में ही होती है। हम मीटर रूलर से जो है वो मीटर के अंदर रीडिंग नहीं ले सकते, हमेशा सेंटीमीटर में ही रीडिंग आएगी। इसी तरह स्क्रू गॉज को यूज करते हुए हमारी रीडिंग मिलीमीटर के अंदर ही आएगी। हमारी लिमिटेशन है कि हम मीटर में इसकी रीडिंग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो इंस्ट्रूमेंट की हद तक तो जो है जो यूनिट में आंसर आ रहा है उसी में निकालेंगे, बट कैलकुलेशन करते वक्त तो ये हमारे हाथ में है ना, हम तो SI सिस्टम के अंदर भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो वहां जाके फिर हम जो है वो SI सिस्टम को या MKS सिस्टम को प्रेफर करेंगे। क्लियर है ये? तो हम यहाँ तक रखते हैं, जिसमें पेज नंबर 6 तक जो है वो सारे रूल्स लिखे हुए हैं, जहाँ कल आज हमने शुरू किया और जहाँ हम जो है वो यहाँ तक हमने आज एंड किया है, उस कंटेंट को अच्छी तरीके से रीड कर लेना। उसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पूछ लेना, ठीक है? सर आपने वो लेक्चर के वो नोट्स नहीं भेजे थे कल? वो असल में मैं मीटिंग एंड करने से पहले मैंने जो सेव नहीं किया था, अब मैंने रेगुलर जो है वो टाइम टू टाइम उसको सेव कर लिया है। मैं अभी फौरन भेजता हूँ उसको। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।